नमस्कार। तो आज हम पढ़ेंगे सेल। तो व्हाट इज सेल? सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब सेल जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। अगर कोई भी लिविंग बॉडी या लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसमें जो सबसे छोटी यूनिट होगी वो सेल होगी। हाँ, यहाँ पे एक बात ये भी आती है कि हम इसे स्मॉलेस्ट पार्ट ना बोलकर यूनिट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सेल के अंदर भी सेल के कई सारे पार्ट होते हैं, इसलिए इसे स्मॉलेस्ट यूनिट बोलते हैं, ना कि पार्ट बोलते हैं। पहला पॉइंट ये क्लियर हो गया। अब थोड़ा सेल को और थोड़ा डिटेल में किस प्रकार समझते हैं। मान लीजिए कोई एक बिल्डिंग है, वो कई सारी चीज़ों से मिलकर बनी होती है, लेकिन उसका जो बेसिक पार्ट होगा वो ब्रिक, उसकी ब्रिक होती है। तो जिस प्रकार एक बिल्डिंग कई सारी ब्रिक्स से मिलकर बनी होती है, ठीक उसी प्रकार लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग बॉडी सेल से मिलकर बनी होती है। तो यहाँ पे हमने समझ लिया कि सेल क्या होती है। पहला पॉइंट ये क्लियर हो गया। जब हमने ये सेल शब्द या सेल वर्ड सुना है तो कहीं से तो आया होगा, किसी न किसी ने तो इसको डिस्कवर किया होगा। तो सेल डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1655। रॉबर्ट हुक ने सेल को कब डिस्कवर किया था? 1655 में किया था। इन्होंने सबसे पहले सेल को 1655 में किया था। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि कैसी सेल डिस्कवर की थी? तो इन्होंने रॉबर्ट हुक ने डेड सेल को डिस्कवर किया था। रॉबर्ट हुक ने डेड सेल को डिस्कवर किया था। किसमें किया था? कॉर्क में किया था। जब हमने ये भी समझ लिया कि सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया था और ये कैसी सेल थी? ये डेड सेल थी। तो अब एक क्वेश्चन ये भी आता है कि फिर लाइव सेल को किसने डिस्कवर किया था? तो फर्स्ट लाइव सेल डिस्कवर्ड बाय एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। तो सबसे पहले लाइव सेल को किसने डिस्कवर किया था? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने किया था। कब किया था? ये भी क्वेश्चन आता है व्हेन। तो 1674 में। एंटोनी वैन लीवेनहॉक ने 1674 में आता है। अब हमने ये भी समझ लिया, सेल की डिस्कवरी के विषय में जान लिया, कब हुई थी, डेड सेल को किसने खोजा था, लाइव सेल को किसने खोजा था, ये सब हमने जान लिया। अब बात आती है कि सेल थ्योरी की। सेल थ्योरी किसने दी थी? तो सेल थ्योरी दो लोगों ने मिलकर दी थी, पहला स्लाइडेन, दूसरे सॉन। इन्होंने कब दी थी? 1838 से 1839 में दी थी, यानी स्लाइडेन और सॉन ने मिलकर सेल थ्योरी को दिया था। इसमें स्लाइडेन ने क्या बताया था? ये दो अलग अलग साइंटिस्ट हैं, इन्होंने अलग अलग डिफिनेशन दी थी। स्लाइडेन ने बताया था कि ऑल प्लांट्स मेड अप ऑफ सेल्स, यानी जितने भी प्लांट्स होते हैं वो सभी सेल से मिलकर बने होते हैं, इन्होंने स्लाइडेन ने बताया था। तो सॉन ने क्या बताया था? सॉन ने बताया था कि ऑल एनिमल्स मेड अप ऑफ सेल्स, यानी जितने भी एनिमल्स होते हैं वो सभी सेल्स से मिलकर बने होते हैं। और हाँ, एक चीज़ और याद रखने वाली बात है कि हम ह्यूमंस भी एनिमल्स के अंदर आते हैं, यानी हमें ह्यूमंस को एनिमल्स की कैटेगरी में रखा जाता है। तो अब हमने ये समझ लिया, सेल थ्योरी समझ ली। अब इसके बाद आता है मॉडिफाइड सेल थ्योरी, यानी मॉडिफाइड सेल थ्योरी किसने दी थी? तो मॉडिफाइड सेल थ्योरी रूडोल्फ वर्को ने दी थी। कब दी थी? 1855 में दी थी। इन्होंने एक टर्म दिया था ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। रूडोल्फ वर्को ने क्या बताया था? ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इस ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला का मतलब है ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इसका मतलब यह है जितनी भी सेल्स हैं वो कहीं ना कहीं पुरानी सेल्स से मिलकर, पिछली सेल्स या पुरानी सेल्स के मिलकर बनी होती हैं। इसका मतलब ये है, जैसे मान लीजिए ये एक सेल है तो ये कहीं ना कहीं पिछली सेल से मिलकर बनी हुई, ये दो सेल थी, ऐसे इस प्रकार हो गया। आप ऐसे समझिए, मतलब ये सेल है कहीं इससे मिलकर बनी होगी, ये किसी ना किसी सेल से मिलकर बनी होगी, क्योंकि जब सेल में डिवीजन होता है तो ये वजह, ये इससे मिलकर बनी है, ये इससे मिलकर बनी है, ऐसे हो गया, ये चीज हो गई। यहाँ तक हमने समझ लिया सेल क्या होती है, सेल को किसने खोजा था, डेड सेल को किसने खोजा था, लाइव सेल को किसने खोजा था। अब इसके बाद हम समझेंगे सेल के विषय में थोड़ा और डिटेल में, सेल के क्या पार्ट होते हैं, सेल में क्या क्या पाया जाता है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, सेल वॉल क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, ये सब अब हम ये सब चीज़ें समझेंगे। तो हमने बेसिकली यहाँ पे प्लांट सेल ड्रॉ किया है, हमने प्लांट सेल किया है, लेकिन इसी के साथ इसी डायग्राम के सहारे हम एनिमल सेल को भी समझ लेंगे। जो बेसिक डिफरेंस आते हैं वो देखते जाएंगे, बाकी हम इसी डायग्राम के सारे दोनों सेल को समझ लेंगे। तो जो सेल की जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है वो सेल वॉल होती है। सेल वॉल का फंक्शन क्या होता है? ये सेल को सेल शेप बनाए रखने के लिए मजबूती प्रदान करती है, यानी स्ट्रेंथ प्रदान करती है, सहारा प्रदान करती है। सेल वॉल कैसी होती है? सेल वॉल डेड होती है। और हाँ, ये सबसे एक यूनिक प्लांट सेल का सबसे यूनिक कैरेक्टर है, सेल वॉल ओनली प्रेजेंट इन
प्लांट सेल वेयर एज एब्सेंट इन एनिमल सेल, यानी सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाई जाती है। अगर हमको मान लीजिए किसी ने हमको 2 सेल दे दी जाती है, एक प्लांट सेल हो गई, एक एनिमल सेल, और पूछा जाए इसमें से बताइए प्लांट सेल कौन सी होगी, एनिमल सेल कौन सी होगी, तो बहुत बेसिक सा डिफरेंस है। हम दोनों में ये देख लेंगे किसमें सेल वॉल प्रेजेंट है, किसमें नहीं प्रेजेंट है। अगर जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट होगी वो प्लांट सेल होगी, जिसमें एब्सेंट होगी वो एनिमल सेल होगी। यहाँ से हमने सेल वॉल समझ लिया। अब इसके बाद की जो लेयर होती है वो सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल में भी पाई जाती है, एनिमल सेल में भी पाई जाती है, यानी सेल मेम्ब्रेन दोनों में पाई जाती है। जैसे प्लांट सेल में आउटर मोस्ट लेयर सेल की सेल वॉल होती है, वैसे एनिमल सेल में सेल की आउटर मोस्ट लेयर सेल मेम्ब्रेन होती है। हमने यहाँ से सेल मेम्ब्रेन को समझ लिया। अब इसके बाद बात आती है साइटोप्लाज्म। वो साइटोप्लाज्म क्या होता है, जो सेल के अंदर जो लिक्विड पदार्थ या लिक्विड मैटर होता है उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म में ही सेल के पार्ट होते हैं, जैसे सेल के पार्ट यानी सेल ऑर्गेनेली होते हैं, जैसे राइबोसोम हो गया, वैक्यूल हो गए, गोल्गी बॉडी हो गए, न्यूक्लियस हो गया, राइबोसोम हो गया, आरईआर हो गया, एसईआर हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम हो गया, ये सभी सेल के साइटोप्लाज्म में ही पाए जाते हैं। सेल के साइटोप्लाज्म को थोड़ा इस प्रकार समझ लीजिए। मान लीजिए कोई एक कटोरा है, उसको हमने सेल मान लिया, उसमें पानी भर दिया, तो जो कटोरा हो गया उसको तो पूरी सेल मान लिया, कटोरे के अंदर में जो पानी भरा है हमने उसको साइटोप्लाज्म मान लिया, तो कटोरे का पानी क्या होगा, साइटोप्लाज्म हो गया, बाकी कटोरा सेल हो गया। ठीक इसी प्रकार इसी प्रकार समझ लीजिए, जो सेल हो गई वो कटोरा, इसके अंदर का पानी साइटोप्लाज्म हो गया। तो इस प्रकार हमने साइटोप्लाज्म को भी समझ लिया। अब इसके बाद हम समझेंगे कि न्यूक्लियस क्या होता है। बेसिकली न्यूक्लियस को कंट्रोलर ऑफ द सेल कहते हैं, रेगुलेटर ऑफ द सेल कहते हैं। यानी न्यूक्लियस क्या करता है, न्यूक्लियस ये डिसाइड करता है सेल में कौन सा पार्ट कितना काम करेगा, किस तरीके से करेगा, कैसे करेगा। न्यूक्लियस को इस प्रकार समझते हैं। मान लीजिए कोई एक फैक्ट्री है, उसमें बहुत सारे एम्प्लॉय होते हैं, लेकिन उसमें मैनेजर भी होता है, तो मैनेजर जो होता है उसका ये डिसाइड करता है कौन सा एम्प्लॉय क्या काम करेगा, कितना करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा। तो न्यूक्लियस को तो जो फैक्ट्री का मैनेजर जैसे डिसाइड करता है कौन क्या काम करेगा, वैसे ठीक वैसे ही उसी प्रकार सेल में न्यूक्लियस डिसाइड करता है, सबको रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है, कैसे क्या सेल क्या काम करेगी, कैसे क्या काम होंगे। ये चूँकि तो न्यूक्लियस को मैनेजर ऑफ द सेल भी कह सकते हैं, कंट्रोलर ऑफ द सेल भी कह सकते हैं, इसके कई नाम हो सकते हैं, रेगुलेटर ऑफ द सेल भी कह सकते हैं। यहाँ से हमने न्यूक्लियस को भी समझ लिया। अब इसके बाद गोल्गी बॉडी जो होते हैं, गोल्गी बॉडी क्या होती है, गोल्गी बॉडी बेसिकली पैकेजिंग का काम करती है। किसका पैकेजिंग, प्रोटीन और लिपिड की पैकेजिंग करती है। गोल्गी बॉडी को पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल भी कहा जाता है, हमने ये समझ लिया। अब इसके बाद हमें समझना है ERA यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 प्रकार के होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड को सिंथेसिस करता है, जबकि और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, प्रोटीन को सिंथेसिस करता है। और दोनों में डिफरेंस, एक तो ये डिफरेंस होगा, दूसरी बात लेकिन दूसरा डिफरेंस क्या हो गया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे की सरफेस में राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं, जबकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे राइबोसोम पाए जाते हैं। जैसे ये देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डायग्राम है, यहाँ पे ये देखिए ये राइबोसोम पाए जा रहे हैं, जबकि ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये देखिए यहाँ पे कोई सरफेस पे राइबोसोम नहीं पाए जा रहे हैं। हमने यहाँ से ये समझ लिया। अब इसके बाद हम समझते हैं लाइसोसोम क्या होता है। लाइसोसोम को बेसिकली सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहा जाता है, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहा जाता है, यानी लाइसोसोम को सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहा जाता है, यानी सेल की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। लाइसोसोम क्या करता है, लाइसोसोम डाइजेशन का काम करता है। लाइसोसोम का वर्क क्या होता है, लाइसोसोम डाइजेशन का कार्य करता है। मतलब कैसे करता है, क्योंकि इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं जिनका पीएच बहुत लो होता है, बहुत एसिडिक पीएच होता है, यानी पीएच लो होगा तो बहुत एसिडिक एंजाइम्स होते हैं। तो लाइसोसोम हाइड्रोलिटिक एंजाइम की मदद से डाइजेशन का काम करता है, और इसी को सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी कहा जाता है। सुसाइडल बैग ऑफ द सेल या सुसाइड बैग, सेल का सुसाइड बैग कहा जाता है, या हिंदी में समझे तो कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। हमने लाइसोसोम समझ लिया और SCR भी समझ लिया। अब वैक्यूल, अब यहाँ पे हम समझेंगे वैक्यूल क्या होती है। वैक्यूल बेसिकली किसी भी प्लांट सेल में वैक्यूल दोनों, पहली बात तो वैक्यूल दोनों में प्रेजेंट होती है, प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में प्रेजेंट होती है। वैक्यूल प्लांट सेल में 70 to 90% सेल का एरिया ऑक्यूपाई करता है, जबकि एनिमल सेल में बहुत इसमें परमानेंट होती है, जबकि एनिमल सेल में बहुत छोटा सा एरिया ऑक्यूपाई करता है और टेम्पोरेरी होती है। अब हमने यहाँ पे अब इसके बाद आती है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, यानी तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर
पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। यानी कोशिका को जो कार्य करने के लिए ऊर्जा मिलती है, भाई ये भी एक कोशिका, इनमें सभी को जितने भी पार्ट है सभी का अपना अपना कार्य होता है। जैसे न्यूक्लियस को कार्य कर रहा है, राइबोसोम, प्रोटीन, हाँ जैसे ये RER हो गया, ये CR हो गया, गोल्गी बॉडी पैकेजिंग का कार्य कर रहा है। तो कोशिका को कहीं ना कहीं ये सब कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ये उसको ऊर्जा कौन देता है? माइटोकॉन्ड्रिया देता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। और ये किस रूप में, मतलब किस प्रकार से ऊर्जा देता है? ये ATP के रूप में ऊर्जा देता है। तो ये ATP के रूप में ऊर्जा देता है कैसे? ये रेस्पिरेशन करके, माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेशन करके ATP के रूप में ऊर्जा देता है। तब ये सभी आपस में ये सभी मिलकर इनको ऊर्जा मिलती है, यानी इनको पावर मिलती है। तो ये भी सभी अपना कार्य करते हैं। यहाँ से ये हमने समझ लिया। अब इसके बाद हमने माइटोकॉन्ड्रिया, अब राइबोसोम क्या होता है? राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल कहा जाता है। यानी सेल में जो प्रोटीन की सिंथेसिस करता है वो राइबोसोम कहा जाता है। तो राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल कहा जाता है। तो यहाँ पे हमने सेल समझ लिया, सेल वॉल समझ ली, सेल मेम्ब्रेन समझ ली, साइटोप्लाज्म और बाकी सभी सेल ऑर्गेनेली समझ लिए, कैसे किसका क्या रोल है, किस प्रकार कार्य होता है। तो हमने यहाँ तक सभी चीज़ें समझ ली, कैसे किसका क्या रोल है, क्या कार्य है। तो थैंक यू।